अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से मुराद है बेटे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से मुराद है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है जी। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक कौन सा प्रोसेस है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। जैसे अगर हम कंपेयर करें इसको ब्रीथिंग से, तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग होता है इनटेक ऑफ एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाई। फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाई वी एक्सहेल द एयर आउटसाइड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं जी, ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन यहाँ हम रेस्पिरेशन से मुराद क्या लेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन है जो एक केमिकल प्रोसेस है, सेल लेवल पे होता है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी हो सकता है अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। अच्छा, इसकी डिफरेंट फेजेस हैं, जैसा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जनरली कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है जी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, नाम से पता चला, एरो फॉर एयर, एयर मीन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे एरोबिक। एन एब्सेंट यानी एयर की एब्सेंट, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसे एनारोबिक कहते हैं। तो एरोबिक जो होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। अच्छा, जो एनारोबिक होती है ये प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में हो सकती है। मसलन एक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो वो एनारोबिक ही करेगा, चाहे ऑक्सीजन हो या चाहे ऑक्सीजन ना हो। लेकिन इस प्रोसेस को ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसको हम ऐसे समझ लें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन डू नॉट नीड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला प्रोसेस है। नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला प्रोसेस है, ठीक है जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है कंप्लीट, मुकम्मल क्या होती है? ब्रेकडाउन। किस चीज की? कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है ऑफ फूड। अब फूड से मुराद लिया गया है CH बॉन्ड, तो हम यहां लिखेंगे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड। तो यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है किस चीज की? CH बॉन्ड की। अच्छा, अब एनारोबिक में जब CH बॉन्ड इनकम्प्लीट ब्रेक हो रहे हैं तो एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी। एरोबिक में जब CH बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं तो एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी भी एनर्जी एरोबिक में पैदा होती है उसका 2% ATP प्रोड्यूस होती है। किसमें? 2% ATP पैदा होती है किसमें जी? एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ATP बनते हैं व्हाटएवर, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या लेते हैं 100% ATP, ठीक है जी। तो मैक्सिमम ATP से मुराद जितनी भी ATP पैदा हो सकती है वो 100% प्रोड्यूस होती है। और इसमें एरोबिक के कंपैरिजन में यहाँ पर 2% ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। अब इसमें स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है जी? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है, उसे नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है, तो इसके बाद होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो फिर पायरुवेट की क्या की जाती है जी? ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना जी? ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना, तो फिर पायरुवेट की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ये स्टेप है। अब जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद होती है रेस्पिरेटरी चेन, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये जी हाँ बेसिकली प्रोसेस होते हैं। अब जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं C6H12O6, ठीक है जी, ग्लूकोज, इसको तोड़ा जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। जब ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है बेटे? पायरुवेट में। तो पायरुवेट जो है वो आगे या तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। पायरुवेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या क्या करता है?
एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो उसमें क्या होता है बेटे कि पायरुवेट मजीद जाता है, पहले पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है और फिर रेस्पिरेटरी चेन होती है। ठीक है, अच्छा, इनकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको यूटिलाइज करके क्या किया जाता है जी, एटीपी प्रोडक्शन की जाती है। अच्छा, एनारोबिक में मजीद दो तरह की फर्मेंटेशन होती है। एनारोबिक होती है अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। तो मैं आपको जनरली समझा देता हूं, जो ग्लाइकोलाइसिस है हम वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जनरली अगर लिखा जाए तो एक ग्लाइकोलाइसिस है, नाम से पता चलेगा। तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अच्छा, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस इट इज सेम इन एरोबिक एंड एनारोबिक, सेम इन एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या होता है जी, सेम होता है ग्लाइकोलाइसिस। जैसे आपने देखा कि जो है, अगर हम आप गौर से देखें यहाँ पर क्या है कि जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करने के लिए क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं, तो इससे पायरुवेट बनेगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अब इसको ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस का नाम दिया है। तो इसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होती है। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है ग्लाइकोलाइसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। तो बेटे इसमें रिडॉक्स प्रोसेस है मेरा बेटे, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और क्या होगी, रिडक्शन भी होगी। तो अब लेकिन एसेंशियली इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अब एमसीक्यूज के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ऑप्शन आ जाते हैं तो उसमें रिडॉक्स का ऑप्शन हो तो रिडॉक्स प्रोसेस है, लेकिन रिडॉक्स ना हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे इट इज एसेंशियली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है जी, वो हम देखेंगे। इसलिए रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन को ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम दिया कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसको एक इक्वेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। C6H12O6 है, इसके पास कौन आता है NAD पॉजिटिव आता है, NADH2 बन के चला जाता है। NAD पॉजिटिव आया और NADH2 बन के चला गया। तो यहां पर मैं बता दूं कितने NAD आएंगे, 2 NAD आएंगे। तो टोटल उन्होंने कितने हाइड्रोजन निकाले, 4 हाइड्रोजन निकाल लेंगे। कितने हाइड्रोजन निकाल दिए, 4 हाइड्रोजन। जब इसमें से 4 हाइड्रोजन बचेंगे तो पीछे ये कंपाउंड जो है कन्वर्ट होता है C3H4O3। C3H4O3 इज द फार्मूला ऑफ बेसिकली पायरोवेट, जिसे पायरोविक एसिड भी कहते हैं। तो इस तरह के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल कितने कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। तो एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, जिन्हें हम पायरुवेट कहते हैं। दैट इज जनरल ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन अगर हम बात करें इससे जो पायरुवेट बना है, इसकी एनारोबिक फर्मेंटेशन, जिसे हम दूसरे लफ्जों में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है? अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके सामने प्रोसेस नजर आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन, इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह की है, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये इनके नाम इनकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स से बने हैं। अब कोई भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, उसमें जो सबस्ट्रेट है
वो याद रखना है। सबस्ट्रेट कौन होगी? पायरोवेट, जिसे पायरोविक एसिड भी कहा जाता है। वो पायरोवेट जो है वो सबस्ट्रेट लेवल का काम करेगी। ठीक है जी। इसके बाद है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। कैसे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होती है? ये होती है किस में? यीस्ट में होती है, बैक्टीरिया में होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये पायरोवेट है C3H4O3। इस पायरोवेट में कौन आता है जी? NaDH2 आता है। कौन है जी? NaDH2। वो क्या बन के चला जाता है? NAD पॉजिटिव बन के चला जाता है। तो अपने हाइड्रोजन इसमें ऐड करता है। जब ये अपने हाइड्रोजन को ब्रेक करता है तो हाइड्रोजन यहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं। वो कैसे? कि ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? एथेनॉल में, C2H5OH, और साथ जो है वो कार्बन डाई निकल जाती है। अब ये पूरा रिएक्शन है। अगर एक दफा पायरोवेट ब्रेक हो तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अगर ये पायरोवेट 2 दफा ब्रेक हो तो 2 NAD आएंगे, 2 NAD पॉजिटिव बन के चले जाएंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 अल्कोहल के कंपाउंड बनेंगे, 2 कार्बन डाई रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसमें इस कंपाउंड का नाम है एथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है। नॉर्मली ये प्रोसेस ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कार्बन डाई जो है ना, ये ब्रेड को सॉफ्ट कर देती है, उसको बड़ा कर देती है, सॉफ्ट कर देती है। तो ब्रेड में फूलने की वजह बेसिकली उसमें रिलीज होने वाली कार्बन डाई है। तो इस तरह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को कमर्शियली भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट कमर्शियल यूजेस हैं। अब घरों में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसमें होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में होती है। जब मसल्स जो है वो फुल एनर्जी रिक्वायर करते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो फिर मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया में भी हो रही है। तो बैक्टीरिया में कौन सी फर्मेंटेशन हो रही है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों। तो बोथ फर्मेंटेशन किस में हो रही है? बैक्टीरिया में। तो इसलिए ये बात याद रखनी है, बैक्टीरिया में ये भी हो रही है तो बैक्टीरिया में ये भी हो रही है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? इसमें भी यही बात है, C3H4O3। ये क्या है जी? पायरोवेट है। पायरोवेट में कौन आता है जी? NaDH2 आता है। क्या बन के चला जाता है? NAD पॉजिटिव, और 2 हाइड्रोजन ऐड करता है, तो जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है C3H6O3। तो फार्मूला तो याद होगा सबको। ठीक है जी, लैक्टिक एसिड का। तो इससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो अब अगर ये 2 पायरोवेट हो, एक कंप्लीट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दौरान 2 पायरोवेट बने, तो 2 NADH आते हैं और 2 NAD पॉजिटिव बन के चले जाते हैं, और 2 पायरोवेट 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा देते हैं और इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में एज ए वेस्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 6 में बताया कि बैक्टीरिया इसको स्टोर करते हैं। मसल्स में ये एक्यूमुलेट होकर मसल्स फटीग करवा देता है, मसल्स थकावट करवा देता है। जैसे दिल के मसल्स में कभी भी फटीग नहीं होती ना, स्मूथ मसल कभी कभार कर सकते हैं, स्लो फटीग करते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल में बहुत रैपिड फटीग होती है। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में वेस्ट होता है। बस बैक्टीरिया को बेसिकली एनर्जी चाहिए होती है, तो बैक्टीरिया में ये एज ए वेस्ट होता है, वेस्ट के तौर पे स्टोर हो जाता है। ठीक है जी, दैट इज ऑल अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, लिटरल मीनिंग है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। किस चीज की? ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस है। बुक में मेंशन किया है कि ग्लाइकोलाइसिस को 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें ईच फेज जो है दैट हैज 5 स्टेप्स। उसके 5 स्टेप्स हैं।
तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए? इस तरह से टोटल कितने स्टेप्स हो गए? 10 स्टेप्स। किसके जी? ग्लाइकोलाइसिस के। वो दो फेजेस कौन कौन सी हैं? वो दो फेजेस बताई हुई हैं। एक है जी प्रीपरेटरी फेज, ठीक है जी। दूसरी है ऑक्सीडेटिव फेज। जो प्रीपरेटरी फेज है इसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट फेज भी है, इसे इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। जो ऑक्सीडेटिव फेज है इसका दूसरा नाम पे ऑफ फेज भी है। इसे पे ऑफ फेज क्यों कहते हैं ये मैं समझा देता हूं। इसे इन्वेस्टमेंट फेज इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, यूज्ड। और यहां पर जो है वो 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर 2 पहले जो यूज हुए वो वापस करते हैं तो ओवरऑल नेट 2 बचते हैं, इसलिए इसे नाम देते हैं कि ये पे ऑफ फेज है, बचत की फेज है। अब प्रीपरेटरी फेज के बाद इसमें भी 5 स्टेप्स हैं, इसमें भी 5 स्टेप्स हैं, दोनों में 5 स्टेप्स हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं। मसलन यहां पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला मैं बना लेता हूं। तो 6 कार्बन है, ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर है, ठीक है। अब ग्लूकोज के पास कौन आता है? एटीपी आता है, क्या बन के चला गया? एडीपी। इसमें क्या ऐड कर गया? इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड कर गया। जो इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुई वो ग्लूकोज में लगेगी कार्बन नंबर 6 पर, ठीक है। 1 ने तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ, इससे बनेगा कंपाउंड ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या पड़ा जी? ग्लूकोज 6 फास्फेट, दैट इज द स्टेप नंबर 1। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट एक आइसोमरेज एंजाइम आएगा, वो इसे कन्वर्ट करेगा कि इस को यहां शिफ्ट करवा देगा। तो अब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगी? कीटोन में। कार्बन 1 भी फ्री होगी, कीटोन कार्बन 2 पे आ गया। इससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट के पास मजीद एटीपी आके यहां पर फास्फेट ऐड कर सकता है, इससे बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना कैसे? अगेन एटीपी आया, क्या बन के चला जाएगा? एडीपी। क्या ऐड कर देगा? फास्फेट, कार्बन नंबर 1 पे ऐड होगी। तो अब यहां तक जो है वो ये स्टेप नंबर 1 हो चुका है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है, और ये अब स्टेप नंबर आगे क्या होगा? 4 होगा। स्टेप नंबर 1 में बताया कि ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन हुई, किसने की? एटीपी ने, क्योंकि ग्लूकोज में फास्फेट ऐड हुआ, इसकी आइसोमराइजेशन हुई, आइसोमर बन गए, ठीक है। तो इसकी फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फिर फास्फोरिलेशन की किसने? एटीपी ने, और क्या बना दिया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कितने कंपाउंड में? 2 कंपाउंड में। एक तरफ बनता है, मसलन ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक तरफ तो ये बनेगा एल्डिहाइड, तो यहां पर बनेगा क्या? कीटोन। इसे नाम देते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। एक तरफ क्या बन जाता है? ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, और दूसरा बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, देखिए ना, एक तरफ तो ये कीटोन ग्रुप बन गया और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो इसे नाम देते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। मैं पूरा नाम लिख देता हूं, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया। अब 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया, दैट इज द स्टेप नंबर 4।
हर स्टेप को एंजाइम कैटालाइज करते हैं। अब ये जो डाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये रिवर्स रिएक्शन कर सकते हैं। इसे हम नाम देते हैं स्टेप नंबर 5। तो इस तरह से 5 स्टेप में पहली फेज कंप्लीट होगी। इस पहली फेज का नाम क्या है, पे ऑफ फेज के इन्वेस्टमेंट फेज, इसे इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रीपरेटरी फेज। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 जो है वो स्टेप्स होंगे, वो कौन सी फेज होगी, दैट इज पे ऑफ फेज। अब जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बना है, इसे हम यहां शुरू में ले लेते हैं G3P। G3P हमारे पास है। ये G3P कैसे काम करेगा, अब G3P में मीडियम में पड़ा एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, G3P के अंदर फास्फेट ऐड किया, लेकिन फास्फेट ऐड होने के लिए G3P से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो एक कंपाउंड बनेगा, कौन सा, NAD पॉजिटिव आएगा, क्या बन के चला जाएगा, NADH2। वो साथ क्या लेकर गया, हाइड्रोजन लेकर गया। ठीक है, वो हाइड्रोजन कब टूटे, जब G3P से CH बॉन्ड में से हाइड्रोजन टूटेंगे, CH बॉन्ड से हाइड्रोजन टूटे। अब हाइड्रोजन से एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया गया NADH2 बनाने में। दूसरा, उस एनर्जी को मजीद प्रिजर्व करने के लिए मीडियम से इसकी जगह क्या जोड़ ली गई, फास्फेट, तो ये फास्फेट जोड़ ली गई। ठीक है जी, इस तरह से ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किस में, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। अब इसके पास कितने फास्फेट हैं, 3 फास्फेट हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। एक पहले फास्फेट था और अगला फास्फेट आके कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो गया, इसलिए नाम पड़ा 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट के पास कौन आता है, ADP आता है, क्या बन के चला जाता है, ATP। तो 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली अब उसमें से एक फास्फेट निकल जाएगा, तो फास्फेट निकलने के बाद ये रह जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट, जिसे 3PG कहते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट में फास्फेट कितने नंबर कार्बन पे है, 3 नंबर कार्बन पे। ठीक है, अब कार्बन 2 पर चली जाएगी, 2 फास्फोग्लिसरेट, फास्फेट को कार्बन 2 पर शिफ्ट कर दिया जाएगा यहां से उठा के, तो फास्फेट कार्बन नंबर 2 पे आ गई, इसलिए नाम पड़ा 2 फास्फोग्लिसरेट। फिर इसी फास्फेट को कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, फास्फोइनोल पायरुवेट। ये कब बनेगी, जब इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलेगा, तो पीछे 2 फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फास्फोइनोल पायरुवेट, जिसे दूसरे लफ्जों में PEP कहते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट। अब फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो क्या करेगा, मजीद एक ATP प्रोड्यूस करवाएगा, ADP आएगा, ATP बन के चला जाएगा, कार्बन नंबर 1 वाला पे फास्फेट निकल गया, तो पीछे बच गया जस्ट, देखें पायरुवेट में से फास्फेट निकल गया, पीछे क्या बच गया, पायरुवेट, जिसे पायरुविक एसिड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला C3H4O3 है। अच्छा, ये पायरुवेट बच गया। अब एक G3P एक पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, दूसरा डाइड्रोक्सी एसीटोन B किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। इसका मतलब जो ये रिएक्शन है ये कितनी दफा होगा, 2 टाइम होगा, ये फेज 2 दफा होगी, तो कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे। अब यहां याद रखना है, इस पूरी फेज का नाम क्या है जी, पे ऑफ फेज, इसे पे ऑफ फेज भी कहते हैं। ठीक है जी, इसे ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेटिव फेज 2 होती हैं और जो इन्वेस्टमेंट फेज है, प्रीपरेटरी फेज है, वो 1 होती है। तो इस तरह से जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट्स लिखना चाहें, ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बना है, तो प्रोडक्ट्स में हम क्या लिखेंगे, 4 ATP बने, 2 NADH2 बने और 2 पायरुवेट बने, तो एक कंप्लीट
ग्लाइकोलाइसिस से ये मटेरियल सिंथेसाइज होता है। इसमें जो वाटर है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये प्रोडक्ट्स नहीं होते, इन्हें बाई प्रोडक्ट्स लिखा जाता है। ये बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे कंसीडर होते हैं, ये मीडियम में ही रिलीज हो जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, मैं कहूं नेट एटीपी कितने बचते हैं, तो नेट एटीपी वो है वो 2 रह जाते हैं, क्योंकि 2 वापस भी करने हैं, इस तरह से नेट एटीपी 2 रह जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ बेटे? अब यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।